नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात बिहार में सत्ता के लिए नीतीश कुमार के संघर्ष की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर छिड़ी नई बहस की। देखेंगे बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के नए फरमान को, जानेंगे हरियाणा के मेदांता अस्पताल पर उठते सवालों को और बुलेटिन के आखिर में एक नजर टाइम मैगजीन की लिस्ट पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 14 साल पुराने केस में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। बोले, अमित शाह का कोई भी फॉर्मूला तमिलनाडु में नहीं करेगा काम। 2026 में भी बनेगी डीएमके की सरकार। वक्फ कानून के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, अभी भी वक्त है, बात मान लो, देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। मराठी बनाम हिंदी विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर हुई बैठक। नई शिक्षा नीति पर महाराष्ट्र में शुरू हुआ टकराव। कहा, हिंदू है लेकिन हिंदी स्वीकार नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष 61 साल की उम्र में करने जा रहे शादी। पार्टी की नेता रिंकू मजूमदार होंगी दुल्हन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की अहम खबर की। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस बीच विपक्षी दलों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें नीतीश कुमार दलित और महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति बना रहे हैं। तो कितना सफल होगा नीतीश कुमार का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में 2 दशक सत्ता की धुरी बने नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव काफी मुश्किल भरा माना जा रहा है। एनडीए का चेहरा नीतीश जरूर है, लेकिन विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के बयान जरूर चिंता बढ़ाते रहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर और कांग्रेस तक ने नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रखा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सियासी रुतबे को हासिल करने और लगातार 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने के लिए डीएम फॉर्मूला यानी कि दलित और महिला वोटों को साधने की स्ट्रेटेजी तैयार की है। फिलहाल उनका पूरा फोकस जातीय समीकरण को साधने का है, क्योंकि बिहार की सियासत आज भी जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में महिला वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। नीतीश कुमार महिला वोटों के सहारे ही सत्ता की धुरी बने रहते हैं। 2025 चुनाव से पहले फिर एक बार महिला वोटों को साधने के लिए कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। जेडीयू ने इसकी बहाने तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना के दावों को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी भी बनाई है। जेडीयू ने इस अभियान के तहत बिहार के करीब 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का टारगेट रखा है। इसी के साथ बिहार में 18% दलित वोटर हैं, जो किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने और उसे हटाने की क्षमता रखते हैं। दलित वोटों की ताकत को देखते हुए नीतीश कुमार उन्हें साधने की कवायद में जुट गए हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव तपिश को देखते हुए नीतीश कुमार की कोशिश दलित केंद्रित योजनाओं से दलित समाज को वाकिफ कराने की है, ताकि उनका विश्वास जेडीयू के साथ बना रहे। बताते चले 2005 में पहली बार बिहार की सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार दलित और महिलाओं को अपना मजबूत वोट बैंक बनाने में सफल रहे, जिसके सहारे 2010, 2015 और 2020 में सत्ता में आए। हालांकि 2020 में जेडीयू कमजोर हुई, लेकिन बीजेपी के सहयोग से नीतीश सीएम बनने में कामयाब रहे। ऐसे में अब नीतीश कुमार 2025 में कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार के लिए ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे नई बहस छिड़ गई है। पूरी खबर क्या है और क्या इस पर आगे तस्वीर देखने को मिलती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं, जो भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रही हैं, जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी सा हो गया है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित कर लिया है। बता दें, धनखड़ ने ये बातें राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में कही, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उसने सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों में भी हलचल पैदा कर दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ जज कानून बनाते हैं, कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं और सुपर पार्लियामेंट की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध परमाणु मिसाइल बता दिया, जो कि बेहद तीखे होने के साथ ही प्रतीकात्मक भी दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जिस पर धनखड़ ने पूछा कि राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसे आदेश देने की वो कब और कैसे फैसला ले? क्या ये लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ने जाने वाला नहीं है? उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर राष्ट्रपति तय समय में निर्णय नहीं लेते तो कानून नहीं बन जाता।
ये कैसी व्यवस्था है? धनखड़ के इस बयान से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो इसे मोदी सरकार की तानाशाही पर लगाम पर बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे उस स्थिति को देखा जा रहा है जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन की जमीन पर बहस को जन्म मिल रहा है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एआई के दुरुपयोग पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। तो बिहार चुनाव को लेकर क्या है चुनाव आयोग का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे लोगों का काम आसान हो रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी खूब किया जा रहा है। कई डीप फेक वीडियो इस बात का बड़ा सबूत है। चुनाव में एआई के इस्तेमाल को लेकर कोई परेशानी ना खड़ी हो, इसलिए चुनाव आयोग सख्त हो गया है। इलेक्शन कमीशन चुनाव में एआई के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी बनाने जा रहा है, जिसकी झलक बिहार चुनाव में देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जनरेटिव एआई संबंधी कंटेंट के बारे में बताया जाएगा। प्रचार में एआई के इस्तेमाल के नियम और तरीके साफ किए जाएंगे। फेक और डीप फेक प्रचार वीडियो और ऑडियो के बारे में भी दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित या उनकी पसंद को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जा सके। साथ ही यह तय करने की कोशिश की जाएगी कि मतदाताओं की निजता या चुनाव की निष्पक्षता पर आंच न आए। चुनाव आयोग ने इस कदम के पीछे 2024 में लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा रोबोट कॉल की गई थी। इसके साथ ही 22 भाषाओं में डीप फेक से प्रचार सामग्री भी तैयार की गई थी। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल हुए हैं। इससे पहले भी कई बार चुनाव के वक्त इस मुद्दे पर बहस देखने को मिलती है और अब बिहार चुनाव से पहले इसी का सख्त होना भी कई सारे सवाल खड़े करता है। अक्सर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, इस लिहाज से अस्पताल को भी मंदिर कहा जाता है। लेकिन डॉक्टरों के इसी मंदिर में हैवानियत के खेल की एक ऐसी कहानी सामने आई जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। ये मामला है भाजपा की डबल इंजन सरकार हरियाणा के बड़े और महंगे अस्पताल मेदांता का, जहाँ इंसानियत को शर्मसार किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। डॉक्टरों के इस मंदिर में हैवानियत के खेल की कहानी खून खौलाने वाली है। कल्पना कीजिए, एक एयर होस्टेस लगभग कोमा में है, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। शरीर बेसुध है, बोल नहीं सकती, लेकिन अंतर्मन जगा हुआ है। संवेदना के दया पात्र इस महिला ने जो झेला वो झकझोर देने वाला है। साथ ही समाज और सिस्टम पर एक बदनुमा दाग भी है। असहाय महिला को क्या मालूम था कि अस्पताल का एक कर्मचारी उसकी बेबसी का फायदा उठाकर आईसीयू में वहशीपन की साजिश रचेगा। आसपास खड़ी नर्सें इग्नोर करती हैं। यह साजिश का पात्र है, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन उनके वहां रहते हुए महिला की आबरू पर हमला होता है। जरा सोचिए, एयर होस्टेस के अवचेतन मन की हालत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और हैवानियत का खेल खेला गया। ये शर्मनाक वाकया 6 अप्रैल का है। हॉस्पिटल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका खुलासा तब हुआ जब महिला 13 अप्रैल को डिस्चार्ज हुई। तब उसने अपने पति से इस घटना का जिक्र किया। एफआईआर दर्ज कराई गई, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। लेकिन ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। ये घटना कई गंभीर सवाल उठाती है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल के आईसीयू में मरीज जान बचाने की आस रखता है। वहाँ अगर इज्जत लूट ली जाए तो हमारा समाज कितना सुरक्षित है। 2 नर्सों की मौजूदगी में ऐसा होना मेडिकल पेशे की नैतिकता को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्या अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रोटोकॉल है? क्या कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जाँच और प्रशिक्षण पर्याप्त है? दूसरी तरफ उस एयर होस्टेस के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ अपराध नहीं, ये हमारे समाज और सिस्टम पर एक बदनुमा दाग है। सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मेदांता अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो देश के छोटे अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है। ये मामला उस वक्त चर्चा में आया जब महिला ने अपनी शिकायत में लिखा, मैं वेंटिलेटर पर थी, बोल नहीं सकती थी और बहुत डर गई थी। 2 नर्सें वहाँ थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ जाँच निकल कर सामने आती है। लेकिन इस घटना ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक अस्पताल जो बहुत महंगे के साथ में बहुत बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल की घटनाएं जो कि पूरी दुनिया में एक अलग तस्वीर को पेश करती है। टाइम मैगजीन ने हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सालाना लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जगह मिली है। लेकिन पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार लिस्ट में किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जिस अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका में पिछले साल एक्ट्रेस आलिया भट्ट और ओलंपिक रेसलर साक्षी मलिक का दबदबा था, उसी मैगजीन में इस बार किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली है, जिस पर कोई चर्चा भी नहीं है। टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दुनिया के कई प्रमुख नेताओं को जगह मिली है। इनमें मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम, अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, WHO चीफ टेड्रोस एडनोम
जर्मनी के कंजर्वेटिव लीडर फ्रेडरिक मर्ज और साउथ कोरियन नेता ली जे म्यांग शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस लिस्ट में जगह पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने टाइम मैगजीन में मोहम्मद यूनुस के लिए लिखा कि वो बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानव अधिकारों को बहाल कर रहे हैं। यूनुस जवाबदेही की मांग करने के साथ ही स्वतंत्र समाज की नींव भी रख रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी भारतीय का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। 2025 की इस लिस्ट में मशहूर सिंगर इडी शीरीन, अमेरिकी एक्टर सिंगर स्कारलेट जोहानसन, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। इसी के साथ ट्रंप प्रशासन के 6 सदस्य भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था। बता दें, अमेरिका की इस मैगजीन में साल के उन 100 प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाता है जिनका राजनीति, विज्ञान, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैगजीन में इस लिस्ट को लीडर्स, आइकॉन्स और टाइटन्स जैसी कई कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन किसी भी भारतीय का इसमें ना होना कई सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।